नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सौरभ शर्मा मामले में सक्रिय हुई है ईडी और सौरभ शर्मा को लेकर जो उससे रिश्तेदार और उसके जो करीबी हैं, कारोबारी हैं, उनके घर भी ईडी की टीम जाएगी। जी हां, सौरभ शर्मा मामले में एक बार फिर ईडी सक्रिय हो गई है। रिश्तेदारों के घर ईडी की छापेमारी होगी। ग्वालियर के मुरार में के अरोड़ा के घर पर छापा मारा गया और इतना ही नहीं, सीपी कॉलोनी स्थित घर में ईडी ने छापा डाला है। भोपाल में कई और इसके रिश्तेदार हैं। सौरभ के रिश्तेदारों के घर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसमें सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों के घर भी छापे डाले जा रहे हैं। दरअसल भोपाल में उनके करीबियों और उनके करीबियों के यहाँ भी छापे डाले जाएंगे। सौरभ शर्मा मामले में ईडी एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, क्योंकि सौरभ शर्मा तो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके आसपास उसके नाते रिश्तेदार जो इस पूरी काली कमाई में हिस्सेदार हैं, उन तक जरूर इसकी आंच पहुंचेगी और के अरोड़ा के घर रेड डाली गई है। शर्मा के रिश्तेदारों से जुड़े कारोबारियों के यहाँ भी अब ईडी की रेड चल रही है। ग्वालियर में यहाँ सीपी कॉलोनी में पूर्व सब रजिस्ट्रार, जो पंजीयन कार्यालय के पूर्व सब रजिस्ट्रार हैं के अरोड़ा, उनके इस आवास पर छापामार कार्रवाई चल रही है। दरअसल के अरोड़ा विजय हसवानी के बिजनेस पार्टनर है और विजय हसवानी सौरभ का रिश्तेदार है, जिसके फार्म हाउस से कार मिली थी। और अब आशंका इस बात की है कि जो विजय हसवानी के ठिकानों के छापेमारी के बाद जो चेतन गौर सहित अन्य लोगों पर ठिकाने पर छापेमारी कार्रवाई हुई, उस दौरान जो जानकारियां सामने आई थी, उन जानकारियों के आधार पर जो पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार हैं पंजीयन विभाग के अरोड़ा, उनके इस आवास पर ईडी के छापेमार कार्रवाई चल रही है। सुबह 5 बजे के करीब 8 से 10 ईडी अफसरों की टीम जो है यहाँ छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और छापामार कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा के करीबी रिश्तेदारों ने अपने बिजनेस पार्टनरों के जरिए करोड़ों की बेनाम संपत्ति खरीदी है और बड़ा इन्वेस्ट किया है। यही वजह है कि इन जानकारियों के सामने आने के बाद ईडी ने यहाँ छापामार कार्रवाई की है और ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ से करोड़ों के जो संपत्ति के दस्तावेज है वो भी ईडी के हाथ लग रहे हैं। जो अरोड़ा दंपत्ति है वो अभी इस अपने मकान पर मौजूद नहीं है। तो ईडी की कार्रवाई के बाद ये खुलासा होगा कि आखिरकार सौरभ शर्मा के काले कारनामों में और कौन लोग सहभागी है। और अब बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सौरभ शर्मा तो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन जांच कहीं तो आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सौरभ शर्मा तो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके द्वारा किए गए बड़े बड़े काम अब सामने आने लगे। आपको बता दें कि ईडी की टीम अब सौरभ के जो करीबी रिश्तेदार है, उन रिश्तेदारों के जो बिजनेस पार्टनर है, उनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ये ग्वालियर के सीपी कॉलोनी में मकान है। ये है के अरोड़ा, जो पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार है ग्वालियर के, जिन पर ज़मीनों के, संपत्तियों के रजिस्ट्री की जिम्मेदारियां रहती थी। उस डिपार्टमेंट के ये बड़े अफसर हैं और इनके आवास पर आज सुबह 5 बजे के करीब ईडी की टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छापामार कार्रवाई की है। और इस मकान पर ईडी के अफसर जो है अंदर से पूरी तरह से लॉक करने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो सुरक्षा दस्ते की टीम है वो इस मकान में चारों तरफ मौजूद है और अंदर जो है ईडी के अफसरों की टीम रेड की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जो के अरोड़ा है वो ग्वालियर में सीनियर सब रजिस्ट्रार रहे हैं और ईडी को इस बात की जानकारियां मिली है कि जो विनय हसवानी है, सौरभ का जो रिश्तेदार है, जिसके फार्म हाउस से कैश और सोने से भरी कार पकड़ाई थी, उस विनय के बिजनेस पार्टनर जो है के अरोड़ा है। जानकारियों में बड़ा खुलासा होने के बाद ईडी की टीम ने आज सुबह से यह रेड की कार्रवाई की है और जानकारियां ये मिली है कि सौरभ शर्मा ने अपने करीबी रिश्तेदारों के पार्टनरों के जरिए बेनाम संपत्ति में भारी इन्वेस्ट कराया है और यही वजह है कि इस मकान पर सुबह से रेड की कार्रवाई चल रही।
आपको बता दें कि जो के अरोरा है वो और उनकी पत्नी पिछले 20 दिन से ग्वालियर से इस मकान से गायब है और लगभग 20 से 25 दिन पहले से दोनों पति पत्नी अरोरा और उनकी पत्नी कमलेश अरोरा, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो दोनों गायब है। और जैसे ही सौरभ और उनके जो ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के बाद से ये दंपत्ति गायब है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ईडी ने अपनी जांच में, पूछताछ में जो तथ्य जुटाए थे, उन तथ्यों के आधार पर इसी बात की आशंका है कि अरोरा ने सीनियर सब रजिस्ट्रार रहते हुए भारी तरीके से बड़ी संपत्तियों में इन्वेस्ट कराया है सौरभ के करीबी रिश्तेदारों के जरिए। तो सौरभ ने बेनाम जो संपत्तियां हैं उनमें बड़ा इन्वेस्ट कराया है और निश्चित तौर पर जब ईडी की टीम यहां से दस्तावेजों को जुटाएगी, उनको खंगालेगी, तो उसके बाद बड़ी जो जानकारियां हैं वो सामने आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि के अरोरा लगभग 25 दिन से इस आवास से लापता है, गायब है और निश्चित तौर पर उन्हें इस बात की आशंका थी कि आज नहीं कल ईडी उनको भी जांच के दायरे में लेगी। यही वजह है कि यहां से वो दंपत्ति गायब है। लेकिन अब ईडी की टीम, जो अफसरों की टीम यहां अंदर मौजूद है, वो यहां से जो कागजात खंगालेगी, दस्तावेज खंगालेगी। जानकारियों के बारे में भी डिटेल्स आगे लेने के लिए आपके पास लौटेंगे। इस जांच पड़ताल में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दिल्ली से अगली खबर, जहां अमित शाह से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हुई और पिछले 1 घंटे से गृह मंत्रालय में एक बैठक चल रही है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी भी वहां पर मौजूद हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा जारी है। बता दें कि अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव दोनों मौजूद हैं और उनके साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद हैं। नए जो आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा है यहां पर की जा रही है। और पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। पवन, लगभग 1 घंटा हो गया मीटिंग को और कितनी देर और ये मीटिंग चलने वाली है? जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके बारे में कोई और डिटेल्स? देखिए, तकरीबन 11:30 बजे ये जो बैठक है मुख्यमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह के साथ में वो शुरू हो गई थी। बैठक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव मध्य प्रदेश और उनके साथ साथ डीजीपी मध्य प्रदेश जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों जो नए कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए थे, आईपीसी और सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता जब आई थी तो उसके बाद में उसको पूरे देश भर में लागू कर लिया गया था। तो उसको लेकर एक एक राज्य की समीक्षा जो है वो गृह मंत्री उस राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश राज्य की समीक्षा की जा रही है। उसको लेकर आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी अंदर बैठक में दिया है कि किस तरह से जो तीनों नए आपराधिक कानून हैं उसको लेकर किस तरह से मध्य प्रदेश ने अब तक कितनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, कितने जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी किस तरह से ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है या किस किस तरह से, और इन तीनों जो नए आपराधिक कानून हैं उनको लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश लगातार काम कर रहा है। उसको लेकर लगातार इस बैठक में समीक्षा की गई। तकरीबन 1.5 घंटा इस बैठक को हो चुका है। बस सबसे थोड़ी देर के अंदर ही यह बैठक समाप्त होने वाली है। बैठक समाप्त होने के बाद में संभवतः मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के वो प्रेस को संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पूरे देश भर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह खुद जो हैं इन तीनों नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले तमाम राज्यों के, चाहे वो राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इन सब राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में बैठक अमित शाह कर चुके हैं और समीक्षा कर चुके हैं। आज खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में लगातार ये समीक्षा जारी है। तमाम अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि कितनी जो इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, किस तरह से इन तमाम जो जगह पे ट्रेनिंग जो होनी थी पुलिस पर्सनल की, उनकी ट्रेनिंग की क्या अब तक अपडेट है। उसके अलावा अन्य जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी क्या अपडेट है, अब तक कितना इसमें समीक्षा जो है, कितना काम जो है इस पूरे जो तीनों कानूनों को लेकर लागू करने को लेकर वो अब तक किया जा चुका है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। पवन, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर भोपाल से, जहां अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बिना इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट जारी किए जाने का आरोप लगा है। मार्क लिस्ट घोषित नहीं होने पर सवाल उठे थे और कुल 118 पदों पर भर्ती होनी है। एमडी, संयुक्त आयुक्त, ओएसडी के रिश्तेदारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से सवाल उठना यहां लाजमी हो जाता है और भ्रष्टाचार की जो तरीके हैं भ्रष्टाचार के वो बदलते जा रहे हैं। यहां पर भी कुछ इस तरह से अब भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले पैसे लेकर के नौकरी लगवाने की बातें सामने आती थी, लेकिन अब
अपने ही रिश्तेदारों को सेट कराने के लिए ये हो रहा है। अब हालांकि इस बारे में सच्चाई क्या है और क्या है आगे इसमें जांच के लिए तैयारी, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। जी शैलेंद्र, अभी देखिए तरीके बदल गए, पहले पैसे लेकर के लोगों को भर्ती कराते थे, लेकिन अब वो तरीका बंद हो गया, तो कुछ और तरीका निकाल लिया गया, रिश्तेदारों को ही सेट करा रहे हैं। शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे अभी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी एक बार सवाल दोहराएंगे आशीष। सवाल मेरा यही है कि इस पूरे मामले में जो रिश्तेदारों के, एमडी के, संयुक्त आयुक्त के रिश्तेदारों के नाम की बात हो रही है, ये किस तरह से हुआ? आखिर इसके पीछे क्या वजह पता चल पाई अब तक? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर लगातार ये आरोप लगाए गए कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, खासकर जो 118 नियुक्तियां होनी थी उसमें जो ओएसडी है या जो तमाम जो अधिकारी जो अपेक्स बैंक में शामिल जो पदस्थ है उनके द्वारा अपने रिश्तेदारों की भर्तियां की गई। लेकिन इस सब को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने सफाई दी और कहा है कि इस तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। ये पूरी परीक्षाएं जो है वो एक एजेंसी के द्वारा कराई गई है और उसमें सभी नियमों का पालन किया गया। उन्होंने एक एक नाम लेकर बताया कि ये जो जिन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, जो नाते रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, वो दरअसल नाते रिश्तेदार नहीं है, केवल एक समाज के होने से नाते रिश्तेदार नहीं होते। उन्होंने साफ तौर पर इस तरह की जो आरोप है कांग्रेस के उसको सिरे से खारिज किया और कहा है कि ये पूरी निष्पक्षता के साथ ये भर्ती हुई है, इसमें नियम कायदों का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया था कि एक पद पर 3 लोगों को नहीं बुलाया गया, उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो परीक्षा आयोजित कराई गई उसमें ये नियम है कि अगर अभ्यर्थी वहां तक क्वालिफाई नहीं हो पा रहे और 2 अभ्यर्थी भी अगर हैं तो उस पर इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। जहां तक बात, एक आरोप यह भी बड़ा था कि मार्क घोषित नहीं किए गए रिटर्न परीक्षा के और बाद में उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जो मार्क्स आते हैं उनको आधार पर ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और दोनों मार्क्स को जोड़ने के बाद ही वो क्वालिफाई माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह के नियमों का कोई इसमें अनदेखी नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि तमाम नियमों की अनदेखी की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर जो है वो विश्वास सारंग साफ तौर पर इस तरह के पूरे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे देखना होगा कि इसमें जो ये गड़बड़ी की बात कही जा रही है वो किस हद तक सही साबित होती है। बहरहाल बढ़ते आगे, छतरपुर से बड़ी खबर, महाकुंभ जाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 24 जनवरी को महाकुंभ जाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपको बता दें कि हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ का उन्होंने प्रण लिया है और संगम किनारे 3 दिन तक श्री हनुमत कथा प्रयागराज महाकुंभ में होगी और 40 करोड़ लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो 2 करोड़ लोगों को ही अगर जगा दें तो समझो देश जाग गया, कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी तक महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं और उनके मानने वाले, उनको चाहने वाले इंतजार में हैं कब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे महाकुंभ। तो 24 जनवरी को वे जाने की तैयारी है। और इंदौर अब अपने क्लीनलीनेस के अलावा चोरी की वारदातों की वजह से भी चर्चा में है। दरअसल यहां चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस ने इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, जिसकी चोरी करने के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। दरअसल संपत हिल्स में आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और अन्य आरोपियों की निशानदेही इसी से की जाएगी। बता दें आपको, ये इंदौर के संपत हिल्स की वीडियो है, सीसीटीवी वीडियो, जब चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी वहां पहुंचे थे। हालांकि जो कुछ साथी उनके दिखाई दिए हैं उसमें चोरी के लिए पहुंचे साथी, तो उनके बारे में अभी कुछ और तथ्य, कुछ और जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब तक एक ही आरोपी पकड़ में आया जिसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकेगी। और ग्वालियर से अगली खबर, जहां बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। शराब की दुकान पर फायरिंग हुई। दरअसल शराब को लेकर यह विवाद हुआ था। जो फायर करने वाले आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, जब वहां मौके पर पहुंचे तो इन्होंने कहा कि पहले हमें डिस्काउंट दो शराब पर। अब शराब पर डिस्काउंट की बात से जब कर्मचारियों ने मना किया तो उन्होंने कहा ठीक है फ्री में दो, लेकिन जब इस बात पर भी उन्होंने मना किया तो वहां पर जो शराब लेने के लिए लोग पहुंचे थे उन्होंने हथियार निकाल लिए। देखिए, एक शख्स के हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं थे इसलिए शराब पर डिस्काउंट मांग रहे थे, नहीं,
पैसा बहुत है, हाथों में हथियार है, इतना पैसा है, ये सिर्फ रंगदारी और गुंडागर्दी दिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा था। देखिए, एक शख्स के हाथ में पिस्तौल थी तो उसने पिस्तौल दान दी, एक को कुछ नहीं मिला, पहले ईंट पत्थर उसने ढूंढे, इधर उधर दाएं बाएं घूमा, फिर एक डंडा मिला तो डंडा उठा के वो अपनी हेकड़ी दिखाने लगा। एक शख्स उसमें लोगों को इन्हें रोक रहा था कि ना ऐसा ना करें, हाथ पकड़ के हथियार हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ और लोग वहां पर मौजूद थे जो पूरी तरह से बदमाशी करने के मूड बनाकर आए थे। ऐसा तस्वीरों में साफ देखकर अंदाजा लग रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं खो खो वर्ल्ड कप में आज किन किन टीमों के बीच कौन सा मुकाबला होगा। दोपहर 1 बजे महिला वर्ग का मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा, जबकि इसके बाद अगला मुकाबला 3:15 बजे पुरुष वर्ग का इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका होगा। और इसके अलावा 4:30 बजे महिला वर्ग की खो खो की टीम्स के मुकाबलों की यदि बात करें तो नेपाल और ईरान के बीच यह मैच खेला जाएगा, जबकि शाम 5:45 पर पुरुष वर्ग की खो खो टीम जो सी बांग्लादेश की और नेपाल की टीमों के बीच मुकाबला होगा। और शाम 7 बजे टीम इंडिया, जी हां, भारतीय टीम की महिला खिलाड़ी बांग्लादेश के महिला खो खो खिलाड़ियों से भिड़ेंगी और इस वर्ल्ड कप में क्या जीत किसकी होगी ये भी बताएंगे आपको आगे। अब इस बीच चलिए चलते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कानूनों के माध्यम से हमारे न्याय प्रक्रिया में पुलिस का भी समय बचेगा, साक्ष्यों को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के बलबूते पर उनका भी जो समय बचेगा हमारे लिए बड़े पैमाने पर। लेकिन इन लागू करने के लिए जो ट्रेनिंग का अभियान चलाया है, उस ट्रेनिंग के अभियान के बलबूते पर ये पूरे कानून का पूर्णतः लागू करने की दिशा में हमने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। मुझे संतोष है कि आने वाले समय में इन तीनों कानून लागू करने के बाद हमारे चिकित्सालय, खास करके मेडिकल और इन कारण से दिन भर डॉक्टरों को जाके बैठना पड़ता था, अब आधुनिक संसाधनों का उपयोग होते हुए वो अपने वहाँ से इस न्याय प्रक्रिया में अपनी साक्ष्य दे सकेंगे। साथ ही साथ जेल से भी अधिकांश बंदियों को लाने ले जाने के लिए पुलिस और बड़े पैमाने पर बाकी बल की आवश्यकता पड़ती थी, उससे भी बचा जा सकेगा और कम समय में जल्दी से जल्दी न्याय देने के लिए इनका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश अग्रगण्य राज्यों में से जिसने ई संबंध का भी सबसे पहले उपयोग किया है। बड़े पैमाने पर हमारे इस नए कानून की व्यवस्थाओं के सुधार पे माननीय गृह मंत्री जी ने हमारी प्रगति को सराहा भी है और बाकी राज्यों में लागू करने के लिए भी उन्हें निर्देश दिए। कुछ और सुधार भी, जैसे फॉरेंसिक साइंस की भर्ती, पुलिस के अंदर और बाकी बच्चे लोगों की ट्रेनिंग, एक समयबद्ध कार्यक्रम भी हमने बताया है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश बहुत जल्दी अंगीकार करके अच्छे राज्यों में समारा होगा। कब तक का वो टाइम फ्रेम क्या है? जैसे 2 साल का हमारा समय है, हम कोशिश करेंगे और भी जल्दी से जल्दी करते जाएं। काफ़ी हद तक हमने प्रगति की और समयबद्ध रूप से, और हमने माननीय गृह मंत्री जी को आश्वस्त किया कि हर माह मैं भी रिव्यू करूंगा और 15 दिन में हमारे चीफ सेक्रेटरी रिव्यू करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी नीचे तक इन व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य अपनी और अच्छी प्रगति में शामिल होगा। बहुत धन्यवाद। और खबरें आगे भी जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।